हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुरुस्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है? आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई हो रही है? और याद हो रहा है? आज की जो हमारी चर्चा होगी किस पर होगी? स्थापत्य कला पर होगी, ठीक है ना? स्थापत्य कला, स्थापत्य आज की जो हमारी चर्चा हो गई स्थापत्य कला। इस स्थापत्य कला यानी इसे आप भवन स्थापत्य कला भी कह सकते हैं। भवन, ठीक, भवन स्थापत्य। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे अभी आज। क्या क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे मूर्ति निर्माण शैली, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? मंदिर निर्माण शैली पढ़ेंगे, ठीक है ना? मंदिर निर्माण शैली। ठीक, इस दो पर हमारी आज चर्चा होगी, ठीक है? यह देखिए, ये जो मंदिर निर्माण शैली है यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, ठीक है? यह मंदिर निर्माण शैली ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। और यह जो मंदिर बनाने का जो चलन हुआ, जो दौर चला मंदिर बनाने का, वह गुप्त काल से चला। पहली बार गुप्त काल में मंदिर बना, और पहला मंदिर कानपुर के भीतर गांव का मंदिर था, जो आज भी स्थित है, उपलब्ध है वहाँ पर, ठीक। और इस मंदिर में, इस मूर्ति कला में ये 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। अभी हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना? इस मूर्ति कला में 3 होते हैं, 3 शैलियाँ हैं, ठीक है। पहला है नागर शैली, दूसरा है बेसर शैली, ये तीसरा आपका है द्रविड़ शैली, ठीक है। इस 3 शैलियों पे हमारी चर्चा होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हमारी चर्चा होगी। इसमें भी 3 भाग हैं। क्या? गांधार शैली, गांधार कला शैली। इस तीसरा है मथुरा कला शैली, और ये इसमें तीसरा है अमरावती शैली। यहाँ लिख देती हूँ अमरावती शैली है, ठीक। इन्हीं की चर्चा आज मैं आप लोगों को कर रही हूँ। तो इसमें देखिए, एक एक से बारी से इसे हटा देती हूँ, मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ, ठीक है ना? ये तो हमने आपको बता दिया समझाने के लिए कि इस तरीके से आज जो हमारी चर्चा होगी, ठीक। अब हम देखिए, आप लोग याद करते रहें, प्रश्न यहाँ से ज़रूर फंसते हैं। जितनी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछी जाती है, प्री परीक्षाओं में, मैं उतना यहाँ पर दे रही हूँ आप लोगों को कंटेंट, ठीक। और आप लोग जब पढ़ेंगे ना, याद करेंगे तो भी काम हो पाएगा। अगर याद नहीं करेंगे, मैं चाहे इतना भी लिखवाऊँ, नहीं हो पाएगा। एकदम जोश में याद करिए कि नहीं, परीक्षा पास करना है हमें, ठीक। जब आप परीक्षा पास कर जाएंगे, आपको कुछ मिल जाएगा, तो आपकी स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। ज़रा सोच के देखिएगा कि क्या हो जाएगा जब अगर आप पास कर जाएं, जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं वो आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको, ठीक। अब देखिए, उसी स्थापत्य कला में हम पहले नंबर पे किस चीज़ की चर्चा करेंगे? हम पहले नंबर पे, अब इसी में हमने आपको बता दिया, अभी इसी में हमने आपको बताया ना, रुकिए ये तो सही नहीं चल रहा। इसी में मैंने आपको क्या, यह देखिए मंदिर
यह जो मंदिर का जो निर्माण होता है वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। ये मंदिर जितने भी होते हैं, ये मूर्तिकला, ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित होते हैं और ये गुप्त काल में हुए, ठीक। इसमें क्या हमने क्या बताया, नागर शैली, नागर शैली बताया, नागर शैली। दूसरा क्या है, द्रविड़ शैली, द्रविड़ नहीं, बेसर शैली। आओ फिर से ही लिख देते हैं, ये क्या है, नागर शैली, बेसर शैली, बेसर शैली। ये क्या हो गया आपका, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, ठीक। ये जो शैलियाँ हैं ये कहाँ दिखाई देती हैं, यह मंदिरों में दिखाई देती हैं। सबसे पहले गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ और पहला मंदिर कहाँ बना था, उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में भीतर गांव नामक स्थान में पहला मंदिर बना था गुप्त काल में, ठीक। अब ये देखिए, ये नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली है क्या, ये कहाँ कहाँ हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा चित्र के माध्यम से बता रही हूँ और आप समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये मैं थोड़ा भारत का नक्शा बना के आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। इसे हटा देती हूँ, ठीक है ना, इसे हटा देती हूँ मैं। यह देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो था ना, आप ये समझिए, ये सारा का क्या था, ये है उत्तर भारत, इसे कहते हैं उत्तर भारत। और यहाँ पर कैसी मंदिर निर्माण की शैली थी, यहाँ पर शैली थी यहाँ पर शैली थी नागर शैली, नागर शैली। आपके जो उड़ीसा में एक मंदिर है बहुत प्रसिद्ध, जगन्नाथ जो मंदिर है वो नागर शैली में बना है। ऐसे उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वह सब के सब नागर शैली में बना हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ तक ये जो था, ये विंध्य पर्वत है, ठीक है, ये विंध्य पर्वत, यह विंध्य पर्वत है, ठीक। और यहाँ से शुरू होता है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत यहाँ से शुरू होता है। और इसके बीच में जो भी शैली बना, इसकी कौन सी शैली थी, इधर थी बेसर शैली, बेसर शैली, ठीक। और ये जो दक्षिण भारत में जिस शैली का निर्माण हुआ, इसको क्यों क्या कहते हैं, इसे द्रविड़ शैली कहते हैं, द्रविड़ शैली, ठीक। इसे ये उत्तर भारत हो गया, ये आपका मध्य भारत हो गया, मध्य भारत, ठीक। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, मध्य भारत कहाँ से कहाँ तक है, कौन बताएगा, कोई बताएगा, नहीं बताएंगे आप लोग, हैं, नहीं बताइए। ये मध्य भारत जो का जो एरिया है, ये क्या विंध्य पर्वत से, यानी कि ये विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र क्या है, ये मध्य भारत है। यहाँ पर कौन सी शैली का जन्म हुआ, बेसर शैली का जन्म हुआ। अब ये द्रविड़ शैली क्या है, द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से, द्रविड़ शैली कृष्णा
नदी के कृष्णा नदी और कृष्णा नदी से, हाँ, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र क्या है? यह द्रविड़ शैली यहाँ पर फलीभूत हुआ पनपा। ठीक। अब ये जानते हैं उत्तर भारत, हम लोग यूपी में रहते हैं तो उत्तर भारत में ही। ठीक। अब यहाँ पर इन्हीं शैलियों के बारे में मैं आप लोगों को, अब लिखिए, इस तरीके चित्र बनाना तो बना लीजिए, नहीं मैं लिखवाऊंगी एक एक करके, ठीक है ना। उसके बाद ये जो इसमें ये देख रहे हैं, ये बेसर शैली जो है ये बहुत ही खास है, क्योंकि अक्सर करके बेसर शैली की विशेषताओं के बारे में प्रीलिम्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसकी मैं ज़रूर विशेषता बताऊंगी। इसकी विशेषता ये है कि इस बेसर शैली में ये आपका नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली दोनों का सम्मिश्रण है इन दोनों में। ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, कभी सोचा आप लोगों ने? ऐसा इसलिए हुआ कि मान लीजिए कुछ कारीगर यहाँ पे हैं, कुछ कारीगर यहाँ पे हैं। ठीक, यहाँ पे तो इनकी जो है ये द्रविड़ शैली के भी बारे में जानते होंगे, और यहाँ इसके इस तरफ ये बेसर शैली, तो द्रविड़ शैली तो यहाँ जान रहे हैं और यहाँ पे नागर शैली। तो इन दोनों ने आपस में, इनके पास कलाओं का ज्ञान था, तो एक जब यहाँ के महाराजाओं ने बनाया होगा तो इन अलग तरीके से बना, बिल्कुल इसमें दोनों समावेश हो गया। ठीक। तो इसीलिए यहाँ के जो भी मंदिरें हैं ये सारे के सारे बेसर शैली में है। बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली का सम्मिश्रण है। ठीक। अब यहाँ पर जितनी भी है मैं बातें आप लोगों को एक एक ठो लिखूँगी। ठीक है। अब थोड़ा बेसर शैली की मैं बात कर देती हूँ, विशेषताओं की। इसी में मैं हो गया ना, इसको देखिए आप लोग रफ में से बना सकते हैं। ठीक है, मैं लिख दूंगी, अभी आप लोग देखिए। बेसर शैली, थोड़ा सा बेसर शैली के बारे में मैं बता दे रही हूँ। बेसर शैली ये बेसर शैली क्या क्या है? इसमें है एक मंडप, एक है रथ, एक है गोपुरम, और एक क्या है? विमान। ठीक। ये मंडप क्या है? और ये मंडप जो है पहाड़ी को काटकर, ये मंडप का जो निर्माण हुआ ये पहाड़ी को काटकर यानी कि तराश कर गुफानुमा मंदिर का निर्माण बनाते। एक छोटा गुफा, ठीक है, छोटा गुफानुमा मंदिर बना था। अब ये रथ क्या है? रथ भी चट्टानों को काटते थे, चट्टानों को तराश करके रथ जो है चट्टानों काट कर इसे क्या कहते हैं? रथनुमा, रथ के आकार या आकृति का मंदिर बनाते थे। आकार का मंदिर बनाते थे। ठीक। अब गोपुरम क्या है? ये गोपुरम का मतलब होता है दरवाज़ा। ठीक। दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण न बड़ा होता था। ठीक, बहुत बड़े बड़े होते थे, और जब बड़े बड़े मंदिर बने तो उनके बड़े बड़े दरवाजे भी बनते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये गोपुरम क्या है? प्रवेश द्वार है।
प्रवेश द्वार। और ये प्रवेश द्वार कैसा है? अलंकृत है, अलंकृत प्रवेश द्वार है। ठीक है। अब अलंकृत का मतलब ये है कि जैसे ये आप ये दरवाज़ा समझ लीजिए, ठीक है ना, इसमें पूरा अलंकार से डिज़ाइन बना हुआ है, अलंकार। तो ये क्या हुई है? इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह अलंकृत मैंने भी नहीं देखा है। ठीक, तो इस तरीके से बनाए उस हुआ अलंकृत द्वार है। क्योंकि मंदिर बड़े बड़े बनते थे, चट्टानों को काट काट के बन रहे थे, तो उनके प्रवेश द्वार भी तो बड़े बड़े बनेंगे ना, तो इसीलिए उसको गोपुरम कहा जाता था। अब दूसरा है विमान। ठीक, दक्षिण भारत में विमान, दक्षिण भारत में पिरामिड नुमा, ये जो है पिरामिड नुमा मंदिर बनते थे। सॉरी, मंदिर नहीं, शिखर बनते थे, शिखर बनते थे, पिरामिड नुमा शिखर बनते थे। और वो शिखर कैसे थे? उठता हुआ शिखर था। ठीक है, वह जो शिखर था यह ऊपर उठता हुआ, ऊंचा क्यों नहीं चल रहा? ये जो शिखर थे ऊंचा उठता हुआ शिखर था। ठीक, अब ये शिखर कैसे रहे होंगे? अब देखिए हमारे दक्षिण भारत में कैसे शिखर बनते हैं। हमारे जो दक्षिण भारत का जो मंदिर होता है वो इस तरीके के बनता है। ठीक है, ये ऐसे, अरे सॉरी, दक्षिण भारत नहीं, हमारे उत्तर भारत में मंदिर इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है ना, यहाँ दरवाज़ा हो जाता है। ठीक है, इसी में भगवान जी विराजमान रहते हैं। ये कहाँ की बातचीत चल रही है हमारी? ये उत्तर भारत की है, उत्तर भारत। अब दक्षिण भारत में कैसा मंदिर बना? अब दक्षिण भारत के लोग इस तरीके के मंदिर बनाया करते थे, ऐसे हुआ, फिर एक इसी में ऐसे ऊपर ले गए, फिर और ले गए, फिर और ले गए, फिर और ले गए, और इस तरीके से ये क्या है? ये शिखर ऊपर चढ़ता हुआ है। इसी को शिखर को विमान कहते हैं, विमान। ठीक है, इसी को विमान कहते हैं। जो शिखर सीढ़ियों की तरह चढ़ा, जो हमारे यहाँ शिखर हम लोग बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, और एक नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? गांव में बहुत सारे लोग कहते हैं ऊपर शिखर को क्या बोलते हैं? चुंडी, मंदिर की चुंडी कहते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चों को भी कहते हुए सुना है मैंने। अच्छा, ठीक है, इसी को विमान कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये ऊपर उठता हुआ शिखर है। ठीक, ये तो अब इसको, उसके बाद अब हमारी चर्चा किस पर होगी? अब हम ये देखो विशेषताएं हमने बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद ये मंदिर हो गया, मूर्ति निर्माण। देखिए कुछ इसके पहले जो क्लास हमारी गई उसमें भी मैंने कुछ मूर्ति संबंधित बातें लिखवा दी थी, ठीक है ना, 2-4 लाइनें उसमें भी लिखवाया था, लेकिन वो कम था। तो यहाँ पर भी कुछ बातें मैं उसकी विशेषताएं बता दे रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। मैं लिखवा दूंगी अभी, ठीक है ना, अभी मैं लिखवा देती हूँ। अब हमारा जो है बातचीत किस पर होगा? अब मूर्ति निर्माण। अब हमारी जो बात होगी वो मूर्ति निर्माण पर होगी, ठीक है ना। मूर्ति निर्माण शैली, ठीक। देखिए ये मूर्ति निर्माण शैली भी 3 तरीके की थी। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले समझा दिया था मैंने आप लोगों को। क्या समझाया था? गांधार शैली, यहाँ पर गांधार शैली, यहाँ पर कौन सी थी? मथुरा शैली, मथुरा शैली। यहाँ पर क्या आया?
यहाँ पे आ गया अमरावती शैली, करेंगे अमरावती शैली, ठीक, अमरावती शैली आ गया। अब देखिए इस गांधार शैली का विषय क्या था, है ना। यह 3 मूर्तियों का निर्माण जो है 3 शैलियों में हुआ। ये गांधार शैली का विषय क्या था? गांधार शैली का विषय था बुद्ध की मूर्तियाँ, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो है इस गांधार शैली की आरंभ कब हुआ था? आरंभ यानी शुरुआत। इसकी शुरुआत किसने किया था? इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा। इसकी शुरुआत जो है गांधार शैली की शुरुआत इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा हुआ था। इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा हुआ था, ठीक। और सर्वाधिक विकास इस जो है सर्वाधिक विकास किस समय हुआ था? सर्वाधिक विकास कुषाण के समय हुआ था, कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। अब मथुरा शैली की बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। मथुरा शैली, अब मथुरा शैली में ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कुछ सामंतों और राजाओं द्वारा जो मूर्तियों का निर्माण हुआ मथुरा शैली में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इसके नीचे देखिए ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आम जीवन से जुड़ी घटनाएं, आम जीवन से जुड़ी जो है बातें। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं लेगा, सामंत यहाँ प्लस सामंतों के आम जीवन से जुड़ी बातें। और इसका जो आरंभ कब हुआ था? इसकी जो आरंभ हुई थी यह भी कुषाण काल में ही हुई थी, कुषाण काल, ठीक। अब ये अमरावती शैली का जो विषय था, अमरावती शैली का इसका विषय क्या था? बौद्ध धर्म से ही था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म यानी कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनती थी, ठीक। अब आगे, अब मैं इनको एक एक करके आप लोगों के सामने लिख दे रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ लिख लीजिए, ठीक है ना। अब जो मैं समझाई हूँ आप लोगों को उसको मैं एक एक करके लिख दे रही हूँ, ठीक। साथ में मेरे लिखते रहिएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, जब हमने आपको मूर्ति कला और मंदिर निर्माण शैली यानी मूर्ति निर्माण शैली और मंदिर निर्माण शैली अभी बताई, तो उसमें क्या एक मिस्टेक हो गया। ये ऊपर हमने दोनों बार मूर्ति निर्माण शैली ही लिख दिया है, ठीक है। तो क्योंकि अब तो ये रिकॉर्डिंग हो चुका है तो उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए मुझे अभी याद है, मुझे आया कि नहीं ये मैंने गलत लिख दिया है, तो वहाँ मैं वैसे बना दूँगी वहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर मंदिर निर्माण शैली, हेडलाइन डाल दीजिए आप, मंदिर निर्माण शैली, मंदिर निर्माण शैली। ये जो मंदिर निर्माण शैली थी यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी, हमने आपको समझाया अच्छे तरीके से। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ, जो बनने का जो समय था, वो कब बना था? वह बना था गुप्त काल में। गुप्त काल में जो मंदिर बनने की जो प्रथा शुरू हुई, और सबसे पहला मंदिर कहाँ बना था? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भीतरगांव नामक स्थान पर गुप्त काल का पहला मंदिर बना था, ठीक। इसके पहले मंदिर नहीं थे, इसके पहले से मूर्तियाँ हुआ करती थी।
लेकिन ऐसे ऊपर शिखरनुमा मंदिर नहीं होते थे। ठीक है, यहीं से अब यहाँ पर इसी में आप लोग लिखिए, ठीक है ना, मैं इसी में लिखवा रही हूँ। ठीक, मंदिर निर्माण शैली का संबंध लिखिए, मंदिर निर्माण शैली का संबंध ब्राह्मण धर्म से है। ब्राह्मण धर्म से है। ठीक, गुप्त काल से ही, गुप्त काल से ही भारत में मंदिर निर्माण होना शुरू हुआ। मंदिर निर्माण होना शुरू हुआ। शुरू हुआ मतलब प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। ठीक, गुप्त काल के बाद ही, गुप्त काल के बाद ही, गुप्त काल के बाद ही प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की, मंदिर निर्माण की तीन शैलियाँ देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक, अब आप हेडलाइन डाल दीजिए, नागर शैली। क्या डालेंगे? नागर शैली। नागर शैली, यह नागर शैली उत्तर भारत में बनी थी। ठीक है ना, लिखिए नागर शैली, सॉरी आप नहीं, हेडलाइन बाद में डालेंगे, वो तीन शैलियाँ हैं, है ना, हेडलाइन बाद में डालेंगे। ठीक, तीन शैलियाँ देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे नागर शैली, दूसरे नंबर पे बेसर शैली, तीसरे नंबर पे क्या है? द्रविड़ शैली। ठीक, अब यहाँ पर लाइन लिखिए, नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। बेसर शैली कहाँ है? मध्य भारत में प्रचलित है। ये इसी में कोष्टक में लिख दीजिए, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र, समझ में आ जाएगा। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी का बीच का क्षेत्र, ठीक। अब है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, देखिए द्रविड़ शैली दक्षिण
कूलर बंद कर दिया क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही होगी, है ना। अभी कूलर बंद किया, अभी मुझे याद आया कूलर बंद कर दें। दक्षिण भारत में प्रचलित है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी का बीच का क्षेत्र। ठीक है, कोष्टक में लिख दीजिए कृष्णा नदी से कन्याकुमारी का बीच का क्षेत्र, बीच का जो क्षेत्र है वह क्या है, बीच का क्षेत्र क्या है, द्रविड़ शैली है। ठीक, लिखिए इसे। हो गया इतना। जो है अंदर आ जाए। एक लाइन और लिखिए, यहाँ पर आ रहा है, दिखाई दे रहा। बेसर शैली में नागर शैली, बेसर शैली में नागर शैली एवं द्रविड़ शैली का द्रविड़ शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ये हो गया, इसे करिए तो फिर हटाते हैं। अब इसके बाद द्रविड़ शैली की विशेषताएं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा मंदिर निर्माण शैली में, मंदिर निर्माण शैली का संबंध ब्राह्मण धर्म से है। गुप्त काल से ही भारत में मंदिर निर्माण होना प्रारंभ हुआ, यानी शुरू हुआ था। गुप्त काल के बाद ही प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ देखने को मिलती हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। यह नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है, बेसर शैली मध्य भारत में प्रचलित है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। ठीक है ना। और ये जो बेसर शैली है इसकी मैं चर्चा कर रही हूँ। बेसर शैली में नागर शैली, इसका नागर शैली का और द्रविड़ शैली का दोनों का मिश्रण है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया। बेसर शैली जो है उसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की कारीगरी देखने को मिलती है, दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है ना। हो गया, तो इसे बंद कर दीजिए। चलिए, अब हमारी जो बातचीत होगी बेसर शैली की विशेषताओं पे, क्योंकि बेसर शैली से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उसकी जो विशेषताएं हैं, अब हेडलाइन डाल दीजिए बेसर शैली की विशेषताएं। ठीक है, यहाँ लिखिए बेसर शैली की विशेषताएं। ठीक, अब लिखिए, यहाँ हमने बताया था ना मंडप, रथ, गोपुरम और विमान। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप मंडप लिख दीजिए, मंडप हेडलाइन डाल दीजिएगा मंडप, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, मंडप में क्या लिखना है, किसी पहाड़ी को काटकर गुफानुमा छोटा गुफानुमा
मंदिर, मंदिर बनाना। ठीक। और इस मंडप का आरंभ, इस मंडप जो है इसका आरंभ, इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसके शासनकाल में? इसकी शुरुआत पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के समय हुआ था। किसकी? मंडप शैली की मंदिर की बातचीत कर रही हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा लिखिए रथ, रथ हेडलाइन डालिए रथ की। ठीक है, रथ में लिखिए किसी चट्टान को काटकर, किसी चट्टान को काटकर रथ के आकार का मंदिर बनाना, रथ के आकार का मंदिर बनाना। ठीक। इसकी जो शुरुआत पल्लव राजा, इसकी शुरुआत किसके समय हुई थी? ये भी पल्लव राजा के समय हुई थी। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। ठीक। इस समय ये जो रथ प्रकार के जो मंदिर थे वो सारे के सारे मंदिर शिव को समर्पित थे। ठीक, शिव को समर्पित थे, और लेकिन उनके नाम अलग अलग थे। शिव जी के ही मंदिर थे लेकिन शिव के नाम अलग अलग थे। ठीक। यह हुआ था, लिखिए जितने भी रथ प्रकार के मंदिर थे वह शिव को समर्पित थे। नाम भिन्न भिन्न होते थे लेकिन नाम भिन्न भिन्न होते थे। ठीक। अब बात आती है गोपुरम की। ठीक है, इसको लिख दीजिए तो मैं लिखती हूँ आगे। गोपुरम, ठीक है, लिखे गोपुरम दक्षिण भारत के, लिखिए दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों के विशाल एवं अलंकृत
द्वार, द्वार दरवाज़ा, ठीक है, प्रवेश द्वार की बात कर रही हूँ। द्वार गोपुरम कहलाता था, गोपुरम कहलाता था, लाता था, ठीक है ना। गोपुरम कहलाता था या गोपुरम कहलाते थे, हो गया। अभी इसमें विमान है, विमान हो गया तो ऊपर से हटा दें, विमान हो गया ना। दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दूँ एक ठो लिख लाइन, चलिए यहीं लिख देती हूँ, विमान लिख दीजिए, विमान, विमान। विमान में क्या है, विमान में देखिए दक्षिण भारतीय मंदिरों, लिखिए दक्षिण भारतीय मंदिर, दिखाई दे रहा है नीचे, गोपुरों में लिख रही हूँ या विमान में लिख रही हूँ मैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा। दक्षिण भारतीय मंदिर, मंदिरों के पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा ऊंचा उठता हुआ, ऊंचा उठता हुआ शिखर, क्या है, शिखर विमान कहलाता है, विमान कहलाता है। हो गया, देख लीजिए, जल्दी करिए। अब हमारी बात किस पर होगी, अब मूर्ति, ये हो गया मंदिर निर्माण शैली के बारे में हमने लिख दिया यहाँ पर। ये बेसर शैली की कुछ विशेषताएं थी, ठीक है, प्री परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाते हैं, क्या कोई भी छोटा बड़ा परीक्षा हो यहाँ से प्रश्न उठते हैं, ठीक है, हो गया। अब हमारी जो चर्चा होगी, अब मैं लिख रही हूँ, साथ में लिखते रहिए। अब होगा मूर्ति निर्माण शैली, ठीक है, मंदिर निर्माण शैली लिख दिया, अब इसे मूर्ति निर्माण शैली होगा। यहाँ पे हेडलाइन डाल दीजिए, मूर्ति निर्माण शैली, मूर्ति निर्माण शैली, ठीक। अब इसी में लिखिए, इसमें 3 बातें बताए हमने मूर्ति निर्माण में, किसको याद है बताए, अच्छा याद है, चलिए। गांधार शैली, हेडलाइन डालिए गांधार शैली, गांधार शैली, ठीक है। अब इसमें लिखिए गांधार शैली में, गांधार शैली वर्तमान में अफ़गानिस्तान में स्थित है, ये जो थी, ये देखिए यूनानी कला थी, ठीक है ना, यूनान के लोग इस गांधार शैली को जन्म दिए, ठीक है, इंडो ग्रीक ने जन्म दिया था ना, वो यूनानी था। उस समय जो बुद्ध की, जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के बुद्ध की मूर्तियाँ अलग बनाए थे, लेकिन जब यूनान से लोग आए तो उन्होंने अपने
देवता के हिसाब से कल्पना करके बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। ये आप लोग देखते होंगे कि ये घुंघराले बाल बुद्ध के, है ना, ये सब वही हैं, यूनानी की ही देन है। ठीक, अब आगे लिखते हैं इसी में। अफ़गानिस्तान, क्या लिखा हमने? गांधार शैली वर्तमान में अफ़गानिस्तान में स्थित इस मूर्ति शिल्प केंद्र, इस मूर्ति शिल्प का इस मूर्ति शिल्प का केंद्र है। ठीक, इसमें बुद्ध की, देखिए इसमें बुद्ध की यूनानी कला से प्रभावित, बुद्ध की यूनानी कला से प्रभावित एक प्रभावी जो थी वो शैली थी, जो बता रहे हैं ना, वो शैली मुराले बाल और बाकी तरीके से जो बनते थे, उस शैली का एक नाम है हेलेनिस्टिक। ठीक, हेलेनिस्टिक, यहाँ पुस्तक में लिख लीजिए, प्रभावित मूर्तियाँ बनाई। इसमें बुद्ध की यूनानी कला से प्रभावित हेलेनिस्टिक, इसमें कोष्टक में लिख लीजिए हेलेनिस्टिक प्रभावित मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक, गांधार शैली वर्तमान में अफ़गानिस्तान में स्थित इस मूर्ति शिल्प का केंद्र है। ठीक, इसमें बुद्ध की यूनानी कला से प्रभावित हेलेनिस्टिक मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, अब दूसरा लिख लीजिए। गांधार शैली की शुरुआत इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा हुआ। गांधार, लिख रहे हैं ना साथ में? गांधार शैली की शुरुआत, इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा हुआ। ठीक, गांधार शैली का सर्वाधिक विकास, गांधार शैली का सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में हुआ। ठीक, हुआ था, यहाँ था लिख दीजिए, हुआ था। ठीक, ये हो गया गांधार शैली। अब इसके बाद मथुरा शैली आएगी। अब हमारी जो चर्चा होगी मथुरा शैली की होगी। ठीक है, मथुरा शैली। अब यहाँ पे हेडलाइन डाल दीजिए मथुरा शैली। मथुरा शैली। ठीक है ना, मथुरा शैली की बातचीत हो रही है। ठीक, मथुरा शैली लिखिए। मथुरा शैली के अंतर्गत लिखे, मथुरा शैली
के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होता था। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होता था। इसी में आगे लिखे विभिन्न राजाओं एवं सामंतों की मूर्तियां बनाई जाती थी। संबंधित मूर्तियों का निर्माण होता था। साथ में विभिन्न राजाओं एवं सामंतों की मूर्तियां बनाई जाती थी। मथुरा शैली में आगे लिखे मथुरा शैली में आम जीवन से जुड़ी घटनाओं का भी घटनाओं से संबंधित घटनाओं की भी मथुरा कला शैली में आम जीवन से जुड़ी घटनाओं की भी मूर्तियों का निर्माण होता था। लिखिए, इसमें एक लाइन और है। लिख रहे हैं, लिखते रहिए। एक लाइन और है, लिखिए। मथुरा कला शैली से कालांतर में कालांतर मतलब गुप्त काल के समय, ठीक है ना। गुप्त काल पुस्तक में लिख दी। गुप्त काल मतलब कालांतर, गुप्त काल में इधर रहेगा। गुप्त काल में इस शैली से प्रभावित सारनाथ कहाँ है, कौन बताएगा? सारनाथ मूर्ति कला केंद्र का विकास हुआ। ठीक, विकास हुआ था। दिखाई दे रहा है ना? हो गया? चलिए लिखिए, एक बचा और बचा है। हैं? यहाँ पर गांधार शैली हो गया और मथुरा शैली हो गया। अब एक और बचा है।
चलिए लिखिए, फिर लाइन डाल दीजिए, अमरावती शैली। अमरावती शैली। लिखिए इसमें, अमरावती शैली में मुख्यतः अमरावती शैली में मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक। अमरावती शैली का विकास कब हुआ था, किसी को पता है? अमरावती शैली का विकास मौर्योत्तर काल के बाद मौर्योत्तर काल आया था। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत सातवाहन काल में हुआ था। देखिए, जब इधर मौर्योत्तर काल चल रहा था उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में उस समय सातवाहनों का साम्राज्य था, सातवाहन शासन कर रहे थे। ठीक। और यह अमरावती शैली दक्षिण भारत की ही शैली है। ठीक है ना। अब इसी में एक अलग से आप लाइन लिख लीजिए। हालांकि अब ये अमरावती शैली में ये 2 ही लाइन है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जितनी प्री परीक्षाओं के लिए ज़रूरत है और जितना आपको स्रोत में पढ़ाया जाना चाहिए उतना मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक। क्योंकि अभी जब हम जब इसका चैप्टर शुरुआत होगा, अलग अलग जब मैं पढ़ाऊँगी, दक्षिण भारत पढ़ाऊँगी, तो ये सब चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से लिखवाऊँगी आप लोगों को। इतना ऐसे भी क्लास बहुत बड़ी हो गई है ना, क्योंकि एक बार मैं पढ़ा दे रही हूँ और आप लोग लिख ले रहे हैं ना, तो हमेशा के लिए हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बहुत कम लोग स्रोत में इतना लंबा क्लास चलाते हैं, बहुत कम लोग। शायद कहीं आप पेड क्लास में ऐसा पढ़ें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे फ्री क्लास में इतना पढ़ाएगा। देखो बेटा, मुझे भी ना समय लगता है, मेहनत लगती है ये सब काम करवाने। मैं चाहूँ तो इसे 1-2 घंटे में सब ख़त्म कर सकती थी स्रोत को, लेकिन इतना लंबा मैं आपको, मेरे ख्याल से ये 11वां दिन चल रहा है, शायद 10वां 11वां, कौन सा दिन चल रहा है? ठीक। इतना लग गया। तो आप यहाँ लिख लीजिए, मौर्योत्तर काल में भारतीय संस्कृति का, नहीं सॉरी, मौर्योत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में भी प्रचार प्रसार हुआ। ठीक। जब प्रचार प्रसार हुआ तो उस समय क्या हुआ, इसी से प्रभावित होकर प्रचार प्रसार हुआ एवं इसी से प्रभावित होकर विदेशों में भी
विदेशों में भी मंदिर निर्माण देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। क्यों? कूलर बंद कर दिया तो बहुत मेरे यहाँ तक तो हवा नहीं पहुँचती है। आप लोगों भी आज गर्मी लग रही है, कूलर बंद कर दो बेटा। कूलर चलाने से ना बहुत आवाज़ है। शुरुआत में मैं भी चला दिया, फिर 5 मिनट बाद मुझे याद आया कि बंद कर दो। इसके कल वाली जो क्लास थी उसमें कूलर चलता रह गया, आवाज़ बहुत आ रही थी वीडियो में, हमने भी देखा था वीडियो को। ठीक, उसके बाद आप लिखिए, इसी में लिखिए, मिलता है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित बोरोबुदुर का मंदिर, बोरोबुदुर का मंदिर तथा ये बोरोबुदुर का मंदिर किसका था, कौन बताएगा? मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपको बताना है। बोरोबुदुर तथा कंबोडिया के अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। ठीक, यह लिख लीजिए। अब ये आपका समाप्त हो गया। अब कल मैं सोच रही हूँ कि एक ही क्लास में पूरा विदेशी विवरण कर दूँ, मैं लिखवा दूँगी। ठीक है ना, समझाते हुए ही लिखवा दूँगी। अब इसको मैं समाप्त करती हूँ। अब उसके बाद पाषाण काल शुरू हो जाएगा। ठीक, एक क्लास और। ठीक है ना, ये हो गया, इसे लिख लीजिए। कौन बताया नहीं आप लोग, बोरोबुदुर का मंदिर किसका था? यह बौद्ध मंदिर था। ठीक है ना, हमने यहाँ लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिख लीजिए। हो गया, लिख लिए? चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।